हेलो बच्चों, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी का अगला भाग। तो अभी तक अपन बात करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और आवेशों के निकाय के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था, वो भी अपन ने कवर कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इसके गुणधर्म। क्या करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं और इसके गुणधर्म। लेकिन वही बात मैं वापस से बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके उनको सीरीज से वो पढ़िए, उसके बाद में ये लेक्चर को पढ़िए, जो कि आपको पढ़ने में एकदम मजा आएगा फिर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो हमने देखा कि भाई हम ये जानते हैं कि कोई भी आवेश अगर हम रखते हैं, ये कोई आवेश रखा है क्यों, तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है? एक क्षेत्र बन जाता है, जिसके अंदर हम कोई अन्य आवेश को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये इसके चारों ओर का मान लिया क्षेत्र है। इसके अंदर ही ये बल लगा सकता है, इससे बाहर जाएगा तो ये बल नहीं लगा सकता ना। तो अब यहां पे हम अगर इसके अंदर कोई भी आवेश स्थापित करते हैं, यहां पे मैं अगर कोई आवेश यहां रखता हूं तो ये इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि ये बात उसके एरिया में अंदर, उसके इलाके या फिर उसके क्षेत्र के अंदर नहीं आती है। लेकिन जैसे ही इस आवेश को यहां पे रखूंगा, मैं यहां पे रखूंगा, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो ये आवेश या तो इस साइड में गति करेगा या फिर इस साइड में गति करेगा, इसकी तरफ। अगर दोनों धनात्मक है तो ये इस साइड में प्रतिकर्षित होगा, अगर ये दोनों, ये एक माइनस का है तो ये इसकी तरफ आकर्षित होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी धनात्मक आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो वह जिस रेखा में गमन करता है, जिस पथ पर गमन करता है, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा, या फिर इनको बोला जाता है विद्युत बल रेखा। वापस रिपीट कीजिए इस बात को कि कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक रख दूंगा तो वह आवेश क्या होगा? एक निश्चित रेखा में, एक निश्चित लाइन पर गमन करेगा, गति करेगा। और जो लाइन है जिस पे आवेश ने गति की है वही क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस आवेश को रख दूंगा, यहां पे पुटअप किया, ये जो छोटा सा आवेश है यहां पे रखा, तो ये मान लिया कि ये इधर चला गया यहां पे। तो ये जो है ना, ये जो चीज है वही क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, रेख लिख गया तो रेखा है। अब यहां पे इस आवेश को अगर मैं यहां रखूंगा तो हो सकता है ये इधर गति करे या फिर हो सकता है ये इधर गति करे। होगा ना ऐसा? सिंपल सी बात है, क्योंकि ये धनात्मक माना तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो यहां पे अगर किसी भी धनात्मक आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है तो वह जिस पथ पर गमन करता है वही रेखा क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं इसको। अब इसको कई बुक्स के अंदर विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्षेत्र के अंदर है तो क्षेत्र रेखाओं को ज्यादा उचित माना जाता है। वैसे दोनों ही सही है अपने 12th के हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि भाई विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो अपन ने पढ़ ली, अब इसके गुण धर्म क्या क्या है, किस प्रकार के इसके गुण होंगे, तो वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं रेखाओं के गुणधर्म।
क्या क्या गुण हैं इनमें, उनकी बात कर रहे हैं हम। तो भाई सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि हमने बोला क्या है, उसी डेफिनेशन से सारे गुण निकलते हैं। क्या, कौन सी डेफिनेशन? जब हम किसी आवेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं ना विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वो क्या करती है, गति करने लग जाती है और एक रेखा पे गति करती है, और उसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो अब ये देखा गया कि भाई सबसे पहले देखा गया कि भाई यहां पे पहला देखते हैं कि भाई अगर यहां पे लेता हूं कोई धनात्मक आवेश है, यहां पे कोई धनात्मक है आवेश है, और ये क्या है, इसके चारों ओर का विद्युत क्षेत्र है। अब इसके अंदर मैं कोई आवेश रख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है, ये धनात्मक रखा है और यहां पे भी अपन ने क्या माना है, धनात्मक। तो ये आवेश किधर गति करेगा, इस साइड में, ठीक है, किधर गति करेगा, बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे गति करेगा। तो कहने का मतलब ऐसा हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ये बल लगा रहा है इसको तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो ऐसा बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं, पहला है। और इसी प्रकार से अगर यहां पे कोई ऋणात्मक आवेश है और अब कोई दूसरा धनात्मक आवेश रखा जाए, तो ये क्या करेगी, इसकी तरफ अंदर की ओर गति करेगी। तो इसलिए बोल दिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, धनात्मक आवेश से तो प्रारंभ होती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ व ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है बात। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पे कोई धनात्मक आवेश है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बोला गया है, ऐसे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गुजरती होंगी इस प्रकार से। तो देखो बाहर की तरफ निकल रही है हमेशा, तो ऐसा बोल दिया गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा होता है। ऐसे ही आपके पास में कोई क्या है, ऋणात्मक आवेश है, तो ऐसा बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कब जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, इस प्रकार से। तो एक गुणधर्म आपके पास में निकल के आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। अब इनकी बात आती है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाई क्या आइडिया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। सिंपल सी बात है कि अगर कोई आवेश के पास में दूसरा आवेश रख रहे हैं तो वो आकर्षित कर रहा है या फिर प्रतिकर्षित कर रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन किस वजह से, क्या हो रहा है इनके मध्य, अपने को अदृश्य कुछ रेखाएं निकलती हैं, है ना, जो कि इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं, जो कि अपने को दिखाई नहीं दे रही हैं, और उन्हीं रेखाओं को क्या बोल दिया गया, विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है कि नहीं। तो यहां पे एक आपके पास में ये चीजें आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट ये बोला जाता है कि भाई जब भी आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत। जैसे कि मान लिया कि आपके पास में धनात्मक आवेश का ये कोई पृष्ठ है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होगी, लंबवत ही बाहर निकलेगी हर कंडीशन के अंदर। देखो आप, हर कंडीशन के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं निकल सकती कि भाई ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे निकली है, विद्युत क्षेत्र यहां से निकलेगी, यहां निकलेगी, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती है। तो क्या बोला गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही निकलती है या लंबवत ही अंदर की ओर जाती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अंदर प्रवेश कर सकती है या फिर अंदर बाहर की ओर, लंबवत ही वो बाहर की ओर निकलती है। अगला आपके पास में जो गुणधर्म है, थर्ड है, यह है आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। जैसे कि मान लेता हूं कि भाई यहां पे कोई आपके पास में धनात्मक आवेश है,
और यहां पे मान लेता हूं ऋणात्मक आवेश है, ठीक है ना बात। तो यहां पे अगर कोई मैं धनात्मक आवेश को रखूंगा तो खुद बोलो आप, ये किधर जाएगा, इस साइड में गति करेगा, ये तो बल लगाएगा इस साइड में, और ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश को, छोटा सा ये जो धनात्मक आवेश है उसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहां से ये कर रहा है इसको आकर्षित, तो विद्युत क्षेत्र रेखा सीधी की सीधी चली गई। अब बात आती है कि विद्युत क्षेत्र अगर यहां पे हो, कोई आवेश यहां हो तो क्या होगा, ये तो बल लगाएगा इसके ऊपर इधर इस साइड में, क्योंकि यहां पे इधर प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये क्या लगाएगा, इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा। तो यहां पे इसका जो परिणामी निकलता है इस प्रकार से निकलेगा यहां पे, तो परिणामी जो निकलता है वो इस प्रकार से निकलता है, इनका ऐसे, ठीक है, ऐसे ही इसका परिणामी ऐसे निकलेगा, यहां पे होगा। तो किसी भी बिंदु के ऊपर, यहां पे अगर मैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या कर देते हैं अपन, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहां पे अगर कोई अपन ने स्पर्श रेखा खींची है तो यह क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है ना, वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये आपके पास में अगला पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो आपके पास में आता है वो आता है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं आपस में कभी भी नहीं काटती है। इस बात से आप लोगों को एक बात ध्यान में आ रही होगी, 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। वही रीजन है यहां पे भी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं ना किसी आवेश से, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये और ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट सकती, जैसे कि मान लिया कि ये काट भी लेती है, मैं पहली विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी ये है, ठीक है, और यहां पे ये प्राप्त हुआ आपको कटान बिंदु। कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, कटान बिंदु, काटने वाला बिंदु। तो यहां पे अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यहां पे जो स्पर्श रेखा खींचूंगा पहली रेखा के अकॉर्डिंग, तो यहां पे स्पर्श रेखा इस साइड में निकलेगी और इस रेखा के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र रेखा इस साइड में निकलेगी, स्पर्श रेखा। तो यहां पे अपन ने पाया कि एक ही बिंदु पर क्या हो गया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्राप्त हो गई। एक ही बिंदु पर क्या हो गई, आपके पास में दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं प्राप्त हो गई, तो जो कि आपके पास में क्या है, असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो सकती है, एक ही हो सकती है। ऐसा ही है जैसा कि मान लो कि मैं आपको कभी बोलता हूं कि आप फिक्स 12 बजे ये बताइए, फिक्स 12 बजे एक ही बिंदु पर कि भाई हवा किस साइड में चल रही है। आपको ये बताना है कि भाई मेरे घर पे 12 बजे अभी जो हवा चल रही है वो किस साइड में चल रही है। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि लेफ्ट साइड में भी चल रही है, राइट साइड में भी चल रही है। हाँ, अलग समय होगा तो वो धारा की, हवा की जो दिशा है वो अलग हो सकती है, लेकिन एक ही समय पर वो क्या होगा, या तो इधर बोलेंगे अपन या फिर इस साइड में, या फिर कोई भी एक दिशा अपन उसके बारे में बताएंगे, लेकिन कभी भी दो दिशाएं नहीं हो सकती है। तो यही है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और जो स्पर्श रेखाएं क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही बिंदु पर क्या हो गया, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं प्राप्त होगी, जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा मुमकिन नहीं। अगला पॉइंट है आपके पास में, अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ठीक है भाई, ये बहुत कमाल का पॉइंट है। ऐसा मान लो कि भाई ऐसा बोल रहा है कि भाई आपके पास में कोई चालक गोला है, स्पेयर है ना, एक गोला है, कोई डब्बा ले लो, तो उसके अंदर से अगर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही है उस तरफ, तो ये क्या जाएगी, सिर्फ यहां जाएगी, लेकिन बाहर की तरफ कभी भी नहीं निकल सकती है। इस टाइप से ये ऐसे ही निकलेगी, लेकिन अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करेंगी।
विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा जो है चालक है उसकी सतह पर गति करती हैं, उसके अंदर कभी भी गति नहीं करती है। तो यही आपके पास में अगला पॉइंट है जो कि है आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती। ये बहुत कमाल की बात है। कहने का मतलब अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी अंदर जो है अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसी का एक एग्जांपल देखिए आप, कभी कभी अपन लोगों ने देखा होगा कि भाई हम क्या करते हैं कि जो बारिश के दिनों में बहुत बिजली कड़कती है, तो अपने घरों में, अपने राजस्थानियों में तो होता ही होता है ऐसा कि भाई हम क्या करते हैं, कांसे की थाली हो अपने, है ना, उनको क्या करते हैं, उनको हम जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है, तो हम क्या करते हैं, उसको भाई गूदड़ों के नीचे छिपा देते हैं। गूदड़े समझते हो ना, उनके नीचे छिपा देते हैं। जबकि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि कांसा जो है वो आपके पास में टिन प्लस तांबे का बना होता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या बोला मैंने? वहां पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा तो वहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी कि बिजली गिरने की संभावनाएं रहती है कि नहीं ऐसा? लेकिन कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अपने यहां तो थोड़े से मिथ चलते हैं कि कई बार अपन ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई जो बिजली गिर गई है ना, हमारी भैंस पर गिर गई है ना, या फिर बिजली गिर गई है। कई तो अपन ऐसा भी बोलते हैं कि घेरे पर गिर गई है, या फिर अपन कई बार बोलते हैं कि कोई तो जांटी पे गिरा देता है, कोई भी काले सांप पर गिरा देता है। कईयों का इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो बकरी की मिंगनी पर भी गिरा दे। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं गिरती है, कहीं पे भी गिर जाएगी नहीं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र वहीं जहां पे विद्युत क्षेत्र होगा वहीं पे बिजली गिरने की संभावना रहती है। जैसे कि ट्रांसफार्मर पे सबसे ज्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है, ऐसे ही आपके पास में जो ऊंचे स्थान है, जो बादलों के करीब हैं, काफी ज्यादा ऊपर स्थान होते हैं, खुला स्थान होता है, वहां पे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वहां पे भी गिर सकते हैं। कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई जो बिजली गिरी है वो किसी बस के ऊपर गिर गई हो और बस के 2 टुकड़े। अरे बारिश में जो है बस तो सफर करती है, कभी बिजली गिरी क्या उसके ऊपर? नहीं ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बस है वो एक डिब्बे की तरह है। क्या है? एक डिब्बे की तरह है, लोहे का धातु है, धातु का डब्बा है। तो धातु के डब्बे के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना रहता है? 0 रहता है। तो वहां पे बिजली गिरने की संभावना न के बराबर है। अगर खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लिए जाएं और तो वहां पे बिजली गिरने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती है, क्योंकि वहां पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। बोलो है ना कमाल की बात? तो यहां पे आपके पास में ये एक पॉइंट क्लियर होता है। तो क्या बताया? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। इस वजह से हमें जो कांसी की थाली ली है, जो गूदड़ों के नीचे छिपाई है, उसको हमें गूदड़ों के नीचे नहीं छिपाना है। हम चाहें तो उसको संदूक में रख सकते हैं। संदूक में रखने का फायदा क्या है? क्योंकि संदूक एक क्या है? डिब्बा है, धातु का डिब्बा है, और धातु के डिब्बे के अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं भूल के भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो ऐसा होगा तो वहां पे बिजली गिरने की संभावना क्या होगी? न के बराबर होगी। इस वजह से जब भी आपके पास में कांसे की थाली हो और ऐसी सिचुएशन आए तो गूदड़ों में छिपाने की बजाय आप उनके अंदर छिपा दे तो ज्यादा आप सेफ रहोगे। तो ये आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अगला पॉइंट है आपके पास में, अगला पॉइंट है जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होती है? सघन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि भाई यहां पे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही हैं, तो यहां पे मैं ले लेता हूं ए पॉइंट, ये ले लेता हूं बी पॉइंट, यहां पे ले लेता हूं सी पॉइंट। तो आप देखोगे कि भाई यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है, और यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं थोड़ी पास में, और यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा पास में। तो यहां पे जो सी पर विद्युत क्षेत्र होगा, यहां पे ईसी होगा, यहां पर बी पर विद्युत क्षेत्र होगा, वो कितना होगा? ईबी होगा, यहां पे कितना होगा? ईए होगा। तो कौन सा सबसे ज्यादा बड़ा होगा? इसी सबसे बड़ा होगा। इसी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद में नंबर किसका आता है? ईबी का नंबर आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जहां पे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में हैं, जहां पे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में हैं, वहां पे सघन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? सघन मतलब घना, सघन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या फिर अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां पे अपन देख पा रहे हैं कि यहां पे सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में, यहां पे कम है, यहां पे और बहुत दूर दूर है, इसलिए यहां पे इसका क्रम
ये बनता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां ज्यादा होंगी? जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, इसका मतलब क्या है? वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, बात आज समझ में आती है ना? तो यहां पे अपन ने पढ़ लिया कि छठा पॉइंट पढ़ा है कि जहां पे भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती है तो वहां पे अधिक विद्युत क्षेत्र रहता है, तथा जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, विरल होती हैं, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? कम प्राप्त होता है। अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट के अंदर अपन चलते हैं। तो 7वां पॉइंट बताता आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव क्या होती है? समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अब यहां पे एक नई चीज आ गई है भाई, समविभव पृष्ठ। इसका ज्ञान अभी तो मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन ये अगले चैप्टर के अंदर जरूर आएगा कि समविभव पृष्ठ कहां है। हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म की बात कर रहे हैं, ये भी एक गुणधर्म है, लेकिन ये जो समविभव पृष्ठ है वो अगले चैप्टर के अंदर है। वो क्या होता है कि समविभव पृष्ठ होता है कि एक ऐसा पृष्ठ, आवेश के चारों ओर का एक ऐसा पृष्ठ जहां पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो? समान होता है। उसको ही अपन क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। अगर नहीं आया तो आगे अपन इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है बात? तो यहां पे अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, 8 पॉइंट। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो? जहां पे प्रत्येक बिंदु पर एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं और समान दूरी पर हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है भाई, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? इसका मतलब समांतर हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। कौन सी दूरी पर हैं? समान दूरी पर हैं। तो यह होता है एक समान विद्युत क्षेत्र। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो? समान हो। तो यह होता है आपके पास में एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे अपन ने पढ़ लिए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म भी अपन ने पढ़ लिए हैं। और अगर लास्ट में अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक ही है, अपने को पता तो होता नहीं है कि किस साइड है, किधर जा रही है, लेकिन ऐसा एजम्पशन किया जाता है, जैसा कि अपन ने बताया कि आवेश को छोड़ के देखा जाता है कि कौन सी दिशा में जा रहा है ना? तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया? विद्युत क्षेत्र की दिशा बोल दिया है, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा बोल दी है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया है? 9 गुणधर्म पढ़ लिए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। उनको वापस रिपीट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट बोला कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र 2 प्राप्त हो जाएंगे, जो कि क्या है? असंभव है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। 5वां है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। 6ठा है आपके पास में जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होंगी वहां पे अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे कम विद्युत क्षेत्र होता है। 7वां पॉइंट आते है विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और उसके बाद में बात आती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं और क्या है? एक दूसरे से समान दूरी पर। तो यहां पे आपके पास में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। बोलो आसान है ना? और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भाई जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन अपनी आरबीएससी बोर्ड के एग्जाम के अंदर काफी बार ये पूछा जाता है, अधिकांशतः पूछा जाता है। तो अपने लिए यहां से 2 या 3 गुणधर्म अपन कोई भी उठा सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर बाकी कंपटीशन के एग्जाम्स की अपन बात करते हैं तो वहां पे भी इन्हीं पॉइंट को यूज करके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जाता है, जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग होता है ना? ज्यादा अपने को माइंड खर्च करना पड़ता है उसके लिए। तो यहां पे अगर अपन ने उनके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, सारे गुण धर्मों को अपने को अप्लाई करना आता है, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और पढ़ते रहें, सीखते रहें।